दर्शकों, इक्वालिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं काजल आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं प्राइम टाइम खबरों में इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आने वाले गणतंत्र दिवस परेड के लिए पश्चिम बंगाल की प्रस्तावित झांकी की अस्वीकृति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने परेड में पश्चिम बंगाल की स्वतंत्रता सेनानियों की झांकी को शामिल करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस परेड में पश्चिम बंगाल की झांकी को खारिज करने संबंधी केंद्र से फैसले से वह चकित है, क्योंकि बंगाल की झांकी को बिना कोई कारण बताए खारिज किया गया। प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ पश्चिम बंगाल की प्रस्तावित झांकी को अस्वीकृति दी है, बल्कि गणतंत्र दिवस जुलूस में महाराष्ट्र के चित्ररथ को अनुमति देने से भी इनकार किया है। इसके पीछे क्या कारण है, आइए देखते हैं। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर 23 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह शुरू करने के अपने फैसले की घोषणा के एक दिन बाद रविवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्य की प्रस्तावित झांकी को बाहर करने के फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। गणतंत्र दिवस परेड के लिए प्रस्तावित झांकी राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों पर आधारित है। यह भी पता चला है कि दिल्ली के राजपथ पर गणतंत्र दिवस के जुलूस के दौरान महाराष्ट्र के चित्ररथ को केंद्र सरकार ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। देश के हर राज्य की संस्कृति के प्रतीक चित्ररथ 26 जनवरी को राजपथ पर जुलूस में शामिल होते हैं। इसमें हर साल अलग अलग राज्यों के रथों को कुछ मापदंड के अनुसार मौका दिया जाता है। उम्मीद की जा रही थी कि इस साल राजपथ पर महाराष्ट्र की झांकी दिखेगी। हालांकि केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में चित्ररथ की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इस वर्ष का चित्ररथ महाराष्ट्र में जैव विविधता मानक विषय पर आधारित था। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल और बिहार में पेंटिंग की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। प्रारंभिक जानकारी यह है कि रक्षा मंत्रालय ने सुरक्षा के आधार पर अनुमति देने से इनकार कर दिया। बता दें कि साल 2020 में भी पश्चिम बंगाल की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने की मंजूरी नहीं दी गई थी। बंगाल के अलावा महाराष्ट्र, केरल और बिहार की झांकियों को भी अनुमति नहीं दी गई थी। दिल्ली में आगामी गणतंत्र दिवस परेड से स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान पर आधारित पश्चिम बंगाल की झांकी को बाहर करने के केंद्र के फैसले पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हैरानी जताई है। जहां ममता बनर्जी ने मोदी को लिखे 2 पन्नों के पत्र में कहा कि मैं भारत सरकार के आगामी गणतंत्र दिवस परेड में पश्चिम बंगाल सरकार के प्रस्तावित झांकी को अचानक बाहर करने के निर्णय से स्तब्ध हूँ और आहत हूँ। यह हमारे लिए और भी चौंकाने वाली बात है कि झांकी को बिना कोई कारण या औचित्य के बताए खारिज कर दिया गया। बनर्जी ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि मैं आपसे इस निर्णय पर पुनर्विचार करने और स्वतंत्रता के 75वें साल पर गणतंत्र दिवस परेड में पश्चिम बंगाल के स्वतंत्रता सेनानियों की झांकी को शामिल कराने का आग्रह करती हूँ। तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुखेंदु रॉय और सौगत रॉय ने भी इस संबंध में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी केंद्र द्वारा नेताजी को कमतर आंकने के खिलाफ विरोध करेगी। टीएमसी से जुड़े सूत्रों ने कहा कि यह चौथी बार है जब पश्चिम बंगाल की झांकी का प्रस्ताव पिछले कुछ वर्षों से 2015, 2017 और 2020 में खारिज कर दिया गया है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी झांकी को मंजूरी नहीं दिए जाने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा है और इससे पश्चिम बंगाल के लोगों, इसकी सांस्कृतिक विरासत और महान नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अपमान बताया है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल परेड में प्रदर्शित 32 झांकियों में से 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की थी, जबकि बाकी रक्षा मंत्रालय, सरकारी विभागों और अर्धसैनिक बलों की थी। तब उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया था। झांकी में अयोध्या के राम मंदिर की प्रकृति को दर्शाया गया था। त्रिपुरा, असम, महाराष्ट्र ऐसे राज्य हैं जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों से समान पुरस्कार जीते हैं। 2015-2018 में महाराष्ट्र के चित्ररथ जीते थे, जिसमें पंढरीची वारी और शिव राज्याभिषेक का चरित्र रथ था। इसके साथ ही ये दोनों रथ पहले नंबर पर थे। इससे पहले 1980 में महाराष्ट्र के चित्ररथ को पहला पुरस्कार मिला था। वर्ष 1983 में बुल फाइटिंग विषय पर चित्ररथ सर्वश्रेष्ठ था। उसके बाद 1993 में 1995 तक लगातार 3 वर्षों तक गणेशोत्सव, शताब्दी, हापुस आंबे और बापू स्मृति को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लेकिन सवाल है कि बंगाल के अलावा महाराष्ट्र, केरल और बिहार की झांकियों को साल 2020 में आखिर अनुमति क्यों नहीं दी गई थी और इस साल भी बंगाल और महाराष्ट्र की झांकियों को स्थान न देकर सत्ताधारी दल आखिर क्या जताना चाहते हैं। इन राज्यों में कमल का न खिलना यह राजनीतिक पेच हो सकता है। ऐसी बातें भी अब सामने आने लगी है।
अगर आपने अभी तक वैक्सीन नहीं ली है तो डरिए नहीं, क्योंकि कई संगठन अभी तक वैक्सीनेशन अनिवार्य करने पर विरोध करते आ रहे हैं, जिसके बाद अब खुद केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि किसी भी व्यक्ति को इच्छा के विरुद्ध वैक्सीनेशन के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता और किसी भी उद्देश्य के लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट को अनिवार्य नहीं बनाया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष स्पष्ट कर दिया है कि कोविड-19 वैक्सीनेशन कोई जनादेश नहीं है और वैक्सीनेशन अनिवार्य नहीं है। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए वैक्सीनेशन तक पहुंच में आसानी की मांग वाली एक याचिका का जवाब देते हुए केंद्र सरकार ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है कि उसके दिशा निर्देश संबंधित व्यक्ति की सहमति प्राप्त किए बिना किसी भी जबरन वैक्सीनेशन की परिकल्पना की नहीं करते। इस बात पर जोर देते हुए कि कोविड-19 वैक्सीनेशन व्यापक जनहित में है और विभिन्न प्रिंट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से विधिवत सलाह, विज्ञापन और संचार किया गया है कि सभी नागरिकों को वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। सरकार ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध वैक्सीनेशन के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दायर हलफनामे के प्रासंगिक अंश इस प्रकार है कि यह सबसे सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया गया है कि भारत सरकार ने कोई भी एसओपी जारी नहीं की है जो किसी भी उद्देश्य के लिए वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र को अनिवार्य बनाता है। कोविड-19 वैक्सीन के लिए AEFI निगरानी दिशा निर्देशों के अनुसार कोविड-19 वैक्सीन के बाद किसी भी संदिग्ध प्रतिकूल घटना की सूचना वैक्सीन प्राप्तकर्ता या उसके देखभालकर्ता द्वारा कोविन पोर्टल पर दी जा सकती है। इसलिए अधिनियम के तहत दिव्यांगता की परिभाषा और उसकी रूपरेखा सराहनीय है। इसके अलावा यह प्रस्तुत किया गया है कि राष्ट्रीय कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्यक्रम का दायरा समाज के कमजोर वर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कम से कम समय में सभी पात्र आबादी के स्व पंजीकरण और वैक्सीनेशन की सुविधा प्रदान करना है। फिलहाल चुनाव करीब है और इसके चलते बदमाशों के तेवर भी सातवें आसमान पर होने की संभावना है, जिसे लेकर जनपद हमीरपुर के पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश में अपराधियों के विरुद्ध एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 16 जनवरी को पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर 2 बंदूक और 19 तमंचे बरामद कर 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को यह सूचना मिली थी कि कृष्णदेव महाराज मंदिर के आगे जंगल में अवैध बंदूकों का निर्माण किया जा रहा है, जिसके बाद संबंधित परिसर की घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा गया। हालांकि जब आरोपियों को पकड़ा गया तब और भी खुलासे हुए, जिनमें से असलहा बनाने वाले उपकरण, 2 बंदूक और 19 तमंचे बरामद किए गए, जिसमें महोबा जिले का ग्राम खरेला निवासी हल्के विश्वकर्मा व मोहम्मद शमीम को गिरफ्तार किया गया है। असलहा फैक्ट्री पकड़ने वाली पुलिस टीम ने थाना प्रभारी कुरारा दिनेश सिंह व SOG प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार राय और टीम ने सफलता हासिल की है। इस पूरी टीम को पकड़ने के लिए पुलिस द्वारा उचित इनाम की घोषणा की गई है। हालांकि ऐसे मामलों से जनमानस में प्रशासन के प्रति विश्वास की भावना बढ़ने में मदद मिलेगी। के अनुपालन में चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के तहत कुरारा थाना क्षेत्र में एक शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी गई, जिसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए। एक तो हल्के विश्वकर्मा, दूसरा मोहम्मद शमीम। इनके कब्जे से 22 अदद बने हुए शस्त्र, इसके अलावा अधबने शस्त्र और साथ ही कारतूस बरामद हुआ और वह शस्त्र बनाने के सारे उपकरण बरामद हुए। ये हल्के विश्वकर्मा मोहम्मद शमीम दोनों पूर्व में भी शस्त्र फैक्ट्री में जेल जा चुके हैं। हल्के महोबा जनपद से जेल गया था, जबकि शमीम बिवार थाने से जेल गया था। और इनके बारे में ये सूचना मिल रही थी कि ये चुनाव में इन असलहों का दुरुपयोग हो रहा था, हो सकता था। इस सूचना पर SOG प्रभारी और कुरारा थाना प्रभारी द्वारा मिलकर के संयुक्त रूप से इस गुड वर्क को अंजाम दिया गया है और इसके लिए इस टीम को 10,000 रुपये पुरस्कार स्वरूप दिया जा रहा है। ये फैक्ट्री कब से संचालित की जा रही है? काफ़ी दिनों से, ये 6 वर्ष पूर्व भी जेल गया था और तब से ही लगातार ये काम कर रहा था। सर, इस फैक्ट्री में क्या क्या बरामद हुआ है? इस फैक्ट्री में 2 बंदूक है, 1 अद्धी है और साथ ही 19 की संख्या में तमंचे बरामद हुए। हम 21वीं सदी में रहते हैं, ये सदी हमारी है। अक्सर नेतागण ऐसी बातें कहते नहीं थकते हैं। केंद्र हो या राज्य, दोनों अपनी जनहितैषी योजनाओं को जितना लोगों तक नहीं पहुंचा पाते, उतना विज्ञापन कर खुद के लिए वाहवाही बटोर लेते हैं और जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं फिर से विज्ञापन शुरू हो जाते हैं। लेकिन जनता की स्थिति जस की तस बनी रहती है। कुछ ऐसी ही घटनाओं में से एक घटना MP के सतना जिले से सामने आई है, जहां पर एक दिव्यांग पति पत्नी है जिन्हें राज्य सरकार की ओर से कोई भी लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है।
दोनों एक छोटी सी दुकान के सहारे अपनी गुजर बसर करते हैं। इसके अलावा प्रशासन की कहे तो उसकी ओर से कोई मदद अब तक नहीं मिल पाई है। ऐसे में यह सवाल है, क्या प्रशासन की योजनाएं सिर्फ विज्ञापन बाजी के लिए है या धरातल पर उतरने के लिए? बुनियादी जरूरतों को लेकर तरसते समाज पर अक्सर प्रशासन विज्ञापन बनाने का काम करता है। आर्थिक रूप से कमजोरों का विज्ञापन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि जब मुद्दा आता है उन्हीं तबकों की मदद करने का, तब सभी वादे, सभी योजनाएं हवाई साबित होती नजर आती है। कुछ ऐसा ही मुद्दा सतना से सामने आया है, जहां से हमारे प्रतिनिधि सत्यभान सिंह ने इस रिपोर्ट को कवर किया है और संबंधित पीड़ितों से उन्हें क्या वेदनाएं है ये जानने का प्रयास किया है। आप ये जन्मजात विकलांग है क्या? जी। और शासन की क्या क्या योजनाओं का लाभ मिला है ये आप बताइए। जी, विकलांग पेंशन भर मिल रही है, बाकी कुछ नहीं मिला। रिक्शा के लिए आवेदन किया आपने? जी हाँ, मैं कई जगह किया। इनका कहना है कि सिर्फ विकलांग पेंशन के अलावा कोई भी शासन का लाभ नहीं मिलता। इनको ना गल्ला मिलता, ना इनका बीपीएल कार्ड बना, ना इनको रिक्शा मिला, आवास नहीं मिला और सभी जगह अर्जी पुर्जी दे करके परेशान होकर के घर में बैठे हैं। और आपके बच्चे कितने हैं? 2 बच्चियां हैं। जीवन यापन कैसा चलता है आपका? जी बस थोड़ा सा दुकान है 1000-2000 की, उसमें अपना पेट चला रहा हूँ और बच्चियों को पाल रहा हूँ। ऐसे मामलों से ये साफ है कि अब अगर प्रशासन ने आगामी दिनों में इनकी नहीं सुनी तो ये सिर्फ उदाहरण है। ऐसे कई लोग हैं जिनके ऊपर यातनाओं का पहाड़ है और यही यातनाओं का पहाड़ भविष्य में एमपी प्रशासन में जिस किसी के हाथ सत्ता है वो गंवाने का एक कारण बन सकता है। मध्य प्रदेश सतना से सत्यभान सिंह की रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज के लिए। इक्वालिटी न्यूज की प्राइम टाइम खबरों में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आज ही डाउनलोड और सब्सक्राइब करना ना भूले इक्वालिटी शॉप ऐप को।